हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम सिंह मार्गदर्शन में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस के सीरीज में, पर्यावरण विज्ञान के सीरीज में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सब जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते इस वीडियो की ओर और हम लोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला स्वच्छ जल या अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा संक्रमणकालीन इकोसिस्टम और तीसरा सागरीय या लवणीय इकोसिस्टम। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वच्छ जल या अलवणीय जलीय इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे भी हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। सबसे पहला जल पारितंत्र, उसके बाद स्थिर जल पारितंत्र। तो आइए समझते हैं जल पारितंत्र क्या है। तो बहता हुआ जल अर्थात नदियां, ये सारी क्या आएंगी जल पारितंत्र में, अर्थात इसे हम लोग गतिमान इकोसिस्टम भी कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, गतिमान इकोसिस्टम। वहीं स्थिर जल में हम लोग क्या देखते हैं, तो जैसे झील और तालाब, तो ये क्या है, तो स्थिर जल इकोसिस्टम है। और नदी क्या है, तो गतिमान इकोसिस्टम है। ऐसा पारितंत्र जहां खारा पानी ना हो, अर्थात सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी का जल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वच्छ जल या अलवणीय जलीय पारितंत्र अर्थात स्वच्छ जल इकोसिस्टम कहेंगे। वहीं हम लोग देखते हैं तो इन दोनों पारितंत्र में अर्थात गतिमान इकोसिस्टम और स्थिर जल इकोसिस्टम में अत्यधिक समानता पाई जाती है। अतः दोनों पारितंत्र को हम लोग झील पारितंत्र के द्वारा समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं यह झील पारितंत्र क्या है। तो झील पारितंत्र में, झील इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी जंतु होंगे वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और पानी की सतह पे तैरते हैं। जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। झील पारितंत्र को फिर से आगे समझते हैं। तो जलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होंगे वो अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पानी की सतह पे तैरते हैं। साथ ही साथ जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वहीं हम लोगों ने क्या देखा, स्वच्छ जल को 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जल पारितंत्र, जिसे हम लोग गतिमान इकोसिस्टम भी कहेंगे। उसके बाद हम लोग स्थिर जल। तो जल पारितंत्र का उदाहरण क्या है, बहता हुआ जल अर्थात नदियां। स्थिर जल का क्या उदाहरण है, झील और तालाब। ये सारे क्या हो जाएंगे, स्थिर जल पारितंत्र के उदाहरण है। स्वच्छ जल पारितंत्र किसे कहेंगे दोस्तों, तो ऐसा पारितंत्र जहां खारा पानी ना हो, सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी हो, तो उसे किस तरीके का इकोसिस्टम कहेंगे, तो उसे हम स्वच्छ जल या अलवणीय जलीय इकोसिस्टम कहेंगे। इन दोनों पारितंत्र में अर्थात जल पारितंत्र, गतिमान इकोसिस्टम और स्थिर जल में क्या होता है, तो अत्यधिक समानता पाई जाती है। अतः दोनों पारितंत्र में को हम लोग झील पारितंत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। झील पारितंत्र को हम लोगों ने क्या देखा, तो झील पारितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होंगे अपने श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पानी की सतह पे तैरते हैं। और जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने स्वच्छ जल को देखा। अब हम लोग समझते हैं संक्रमणकालीन इकोसिस्टम। तो इसे हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, आर्द्र भूमि, ज्वारंधमुख और मैंग्रोव। तो आइए सबसे पहले हम लोग संक्रमणकालीन इकोसिस्टम में सबसे पहले आर्द्र भूमि को समझते हैं। तो आर्द्र भूमि क्या है, तो 1971 में, कब 1971 में 1971 में ईरान में आयोजित रामसागर सम्मेलन, किस सम्मेलन, रामसागर सम्मेलन भैया, इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। रामसागर सम्मेलन के अनुसार इसे परिभाषित किया गया, किसे, तो आर्द्र भूमि को परिभाषित किया गया। कब, 1971 में, कहा, ईरान में आयोजित रामसागर सम्मेलन में, रामसर सम्मेलन में।
तो रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि को परिभाषित किया गया और इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई कि दलदल, पंख भूमि, पीरभूमि, जल, कृत्रिम, अस्थायी या अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल, पारितंत्र, खारा एवं लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं। आइए फिर से हम लोग समझते हैं। तो 1971 में ईरान में आयोजित रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि को परिभाषित किया गया और इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई कि दलदल, पंख भूमि, पीरभूमि, जल, कृत्रिम, अस्थायी या अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल, पारितंत्र, खारा एवं लवण युक्त जल क्षेत्रों को क्या कहेंगे? तो आर्द्र भूमि कहेंगे। यह आर्द्र भूमि उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका पारिस्थितिकी उत्पादक सबसे अधिक होती है और साथ ही साथ यह आर्द्र भूमि बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को कम करता है और इस आर्द्र भूमि को हम लोग इकोटोन के क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोटोन क्षेत्र क्या होता है। तो जहां वन और घास के मैदान आपस में मिलते हैं तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इकोटोन। तो इसी आर्द्र भूमि को दोस्तों इकोटोन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है जहां प्रवासी पक्षियों के लिए आवास स्थल का कार्य करता है। कौन? तो आर्द्र भूमि। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो केवलादेव घाना पक्षी उद्यान जो राजस्थान में है, यह कैसा है इकोसिस्टम? तो आर्द्र भूमि इकोसिस्टम है और इसलिए केवलादेव घाना पक्षी उद्यान में प्रवासी पक्षियों का क्या होता है? आवास स्थल के रूप में माना जाता है। तो आर्द्र भूमि में हम लोगों ने क्या देखा? तो 1971 में ईरान में आयोजित रामसर सम्मेलन में इसकी परिभाषा दी गई और इसकी परिभाषा दलदल भूमि, पंख भूमि, पीर भूमि, जल, कृत्रिम, अस्थायी या अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल, पारितंत्र, खारा एवं लवण युक्त जल क्षेत्रों को क्या कहेंगे? तो आर्द्र भूमि कहेंगे। और यह आर्द्र भूमि उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका पारिस्थितिकी उत्पादक सबसे अधिक होता है जो बाढ़ एवं सूखे के क्षेत्र को कम प्रभावित करता है। और वहीं आर्द्र भूमि को इकोटोन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है जहां घास एवं वन के क्षेत्र आपस में मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोटोन क्षेत्र कहेंगे। और वहीं आर्द्र भूमि के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों के लिए आवास स्थल का कार्य करता है, जिसका उदाहरण केवलादेव घाना पक्षी उद्यान राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। वही हम लोग अब समझते हैं ज्वारंधमुख। तो ज्वारंधमुख क्या है? तो जब नदियां डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती है, जब नदियां डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाएगी तो उस प्रकार के क्षेत्र को, उस प्रकार के इकोसिस्टम को कौन सा इकोसिस्टम कहेंगे? तो ज्वारंधमुख इकोसिस्टम कहेंगे। अर्थात जहां नदियां समुद्र में मिले ऐसा तटीय क्षेत्र, यह ज्वारंधमुख ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुख समुद्र की ओर खुला हुआ होता है। तो ज्वारंधमुख से हम लोग 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब नदियां डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती है, अर्थात जहां नदियां समुद्र में मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ज्वारंधमुख इकोसिस्टम कहेंगे। ऐसा तटीय क्षेत्र, यह ज्वारंधमुख ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुख समुद्र की ओर खुला हुआ होता है। वहीं हम लोग अब बात करते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम को हम लोग यहाँ समझते हैं। पुर्तगाली शब्द मैंग्यूव और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से मिलकर मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति हुई है। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैंग्यूव और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से हुई है। मैंग्रोव खारे पानी और ताजे पानी में उग सकते हैं, किंतु ताजे पानी में इसकी वृद्धि सामान्य से भी कम होती है। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैंग्यूव और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से हुई है। और मैंग्रोव खारे पानी के साथ साथ ताजे पानी में भी उग सकते हैं, लेकिन खारे पानी में इसकी वृद्धि अत्यधिक होती है और वहीं ताजे पानी में इसकी वृद्धि सामान्य से भी कम होती है। और वहीं हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं मैंग्रोव से। तो मैंग्रोव सामान्यतः उष्णकटिबंधीय, कहाँ? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां जैसे इसके एग्जांपल में देखते हैं तो ज्वारंधमुख, ज्वारीय क्रीक, लैंगून इत्यादि जगहों में इसका विकास होता है। किसका दोस्तों? मैंग्रोव पारितंत्र का, मैंग्रोव इकोसिस्टम का। तो हम लोगों ने क्या देखा मैंग्रोव इकोसिस्टम में? तो मैंग्रोव इकोसिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा कि यह खारे पानी के साथ साथ ताजे पानी में भी इसका विकास हो सकता है, लेकिन खारे पानी में इसका विकास अत्यधिक मात्रा में होता है। वहीं
ताजे पानी में सामान्य से भी कम विकास होता है। वही हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे ज्वारंदमुख, ज्वारीय क्रीक और लैंगून इत्यादि जगहों पे मैंग्रोव इकोसिस्टम का विकास होता है। तो हम लोगों ने संक्रमणकालीन इकोसिस्टम को भी 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा, आर्द्रभूमि, ज्वारंदमुख और मैंग्रोव। वही हम लोग अब देखते हैं सागरीय या लवणीय इकोसिस्टम में, तो इसे हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा। तो सबसे पहले हम लोग खुले समुद्र के बारे में समझते हैं। तो समुद्री इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवणता एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किस किस चीज पे निर्भर करेगी? तो समुद्री इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लवणता एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किस चीज पे निर्भर करेगी? तो सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे। वही हम लोग देखते हैं बैरियर द्वीप के बारे में। तो यह जैव विविधता के प्रमुख स्रोत है, यह जैव विविधता का प्रमुख स्रोत है, जिसका निर्माण सागर में मृदा के अवसाद से होता है। कैसे इसका निर्माण होगा? तो सागर में मृदा के अवसाद से होता है। यह स्थल एवं समुद्री इकोसिस्टम के बीच का क्षेत्र होता है। स्थल एवं समुद्री, यह स्थल का क्षेत्र है दोस्तों और यह समुद्र का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? बैरियर द्वीप, बैरियर द्वीप कहेंगे। और इसी क्षेत्र में दोस्तों बैरियर द्वीप का विकास होता है, बैरियर इकोसिस्टम का विकास होता है। बैरियर द्वीप यह जैव विविधता के प्रमुख स्रोत है, जिसका निर्माण सागर के मृदा के अवसाद से होता है और यह स्थल एवं समुद्री इकोसिस्टम के बीच का क्षेत्र होता है। वहीं हम लोग बात करते हैं तटरेखा की, तो यह अंतर्राज्यीय पारितंत्र के भी नाम से जाना जाता है। तटरेखा को अंतर्राज्यीय पारितंत्र भी कहते हैं। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो उच्च एवं निम्न ज्वार क्षेत्र के मध्य पाया जाता है। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो उच्च एवं निम्न ज्वार क्षेत्र के मध्य पाया जाता है। यह क्षेत्र जलधारा, लवणता, तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करता है। किस चीज पे निर्भर करेगा? तो यह क्षेत्र जलधारा, लवणता, तापमान और आर्द्रता पे निर्भर करता है। तटरेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो तटरेखा को भी हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पथरीली तटरेखा और रेतीली तटरेखा। इन दोनों से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हम लोग बस इतने समझते हैं कि तटरेखा को भी 2 प्रकार होते हैं, पथरीली तटरेखा और रेतीली तटरेखा। तो हम लोग सागरीय और लवणीय इकोसिस्टम में क्या क्या पढ़े? सबसे पहले खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा। खुला समुद्र क्या है दोस्तों? तो यह इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लवणता एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। और बैरियर द्वीप क्या है? तो यह जैव विविधता के प्रमुख स्रोत हैं, जिसका निर्माण सागर में मृदा के अवसाद से होता है। और यह बैरियर क्षेत्र किसे कहेंगे? तो स्थल एवं समुद्री इकोसिस्टम के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो बैरियर द्वीप कहेंगे। वहीं हम लोग तटरेखा को क्या देखें? तो इसे हम लोग अंतर ज्वारीय पारितंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर ज्वारीय पारितंत्र भी कहते हैं। और अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो उच्च एवं निम्न ज्वार क्षेत्र के मध्य पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तटरेखा कहेंगे। यह क्षेत्र जलधारा, लवणता, तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करेगा। तटरेखा किस किस चीज पर निर्भर करेगा? तो यह जलधारा, लवणता, तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करता है। तटरेखा को भी हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पथरीली तटरेखा और रेतीली तटरेखा। दोस्तों, जलीय पारितंत्र अर्थात एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? स्वच्छ जल या अलवणीय जलीय पारितंत्र। इसे हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़े, जल पारितंत्र या गतिमान इकोसिस्टम और दूसरा स्थिर जल। वही हम लोग इसके दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? संक्रमणकालीन इकोसिस्टम। इसे हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, आर्द्रभूमि, ज्वारंदमुख और मैंग्रोव इकोसिस्टम।
वहीं इसके तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सागरीय या लवणीय इकोसिस्टम। इसे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे, खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात एक्वाटिक इकोसिस्टम का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।